डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंड करेक्शन को प्रैक्टिकली कैसे मालूम करते हैं। ओके, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि हमारे पास दो किस्म के पाइप है। ओपन पाइप यानी जो दोनों सिरों पर खुला होता है, और क्लोज पाइप जो कि एक सिरे पर खुला होता है और एक सिरे पे बंद होता है। तो इन दोनों किस्म के पाइप के अंदर क्या हम एंड करेक्शन को प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, तजुर्बे के ज़रिए हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो वही हम अभी करने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक पाइप लेंगे जो एक सिरे पर बंद हो, और दो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क्स लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास पहली जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, और एक दूसरी ट्यूनिंग फोर्क है और उसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पाइप लेने वाले हैं तो वो पाइप हम एक ही पाइप लेंगे। अब जो पाइप आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये पाइप एक्चुअली ये दोनों सिरों पर खुला हुआ है, लेकिन आप लोग देखिए कि हम बहुत सिंपल तरीके से इसका एक सिरा बंद कर सकते हैं। और उसका सिंपल सा आइडिया ये होगा कि हम यहाँ पर एक ऐसा बर्तन या कोई एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर मान लो कि हमने इस तरह से पानी अगर भर देते हैं, तो पानी भरने से क्या होगा कि यहाँ पर उसका ये वाला सिरा बंद हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको पानी से भर देंगे तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम हो जाएगी। मतलब जो हवाई जो सुतून है तो वो इतने पट्टे में, मतलब इतने इस कॉलम के अंदर इतना जो लंबाई रहेगी, इस लंबाई के अंदर जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट होगा। ठीक है, और ये लंबाई को हम आराम से बदल भी सकते हैं। क्या करेंगे हम, अगर हमको इस लंबाई को बदलना हो तो हम इजीली इस पाइप को या तो ऊपर खींचेंगे या नीचे ले जाएंगे। अगर आप इस पाइप को नीचे ले जाते हैं तो ये लेंथ कम होती जाएगी, और अगर आप इसको ऊपर खींचेंगे तो ये लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सिरे पर बंद पाइप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो अलग अलग लंबाइयों के लिए एडजस्ट किया जा सके। तो आइए अभी ये एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है उसमें हम एक पाइप ले रहे हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको एडजस्ट करके बताया था कि उसका एक सिरा हम बंद लेंगे। और अब हम पहली वाली ट्यूनिंग फोर्क लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी N1 है। इस ट्यूनिंग फोर्क को हम वाइब्रेट करके यहाँ इसके ओपन एंड पर लेकर आते हैं, और ये चेक करेंगे कि ये वाइब्रेट मतलब इसमें होने वाले जो वाइब्रेशंस हैं वो इसके साथ मैच होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब रेजोनेंस कंडीशन जो है वो बनती है या नहीं बनती। तो अगर मान लो रेजोनेंस कंडीशन बन जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पाइप है इसकी फ्रीक्वेंसी और इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है। ओके, ऐसी कंडीशन में जो डायग्राम हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन की, यानी बुनियादी इर्तियाश की, तो वो डायग्राम कुछ इस टाइप की बनाई जा सकती है, या आप उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। ओके, मान लो कि यहाँ पर इस जगह पर ये नोड तैयार हुआ, और ये वाला जो पॉइंट है तो ये एंटी नोड है। ठीक है, ये वाली जो लंबाई होगी नोड और एंटी नोड के दरमियान, ये होगी λ/4। अब आइए हम इस फिगर को कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखो कि ये वाली जो लंबाई है, तो मान लो कि ये L1 है, और जाहिर सी बात है ये छोटी सी जो लंबाई है ये एंड करेक्शन होगी। ओके, तो हम इस फिगर को यूज़ करके सबसे पहली चीज़ ये बता सकते हैं कि λ/4 जो है, मतलब ये वाली जो लंबाई है, इट विल बी इक्वल टू L1 प्लस ई। ठीक है, यानी लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, λ/4 की L1 प्लस ई। 4 को उधर शिफ्ट कर दो, यह आएगा λ इज इक्वल टू 4 टाइम्स L1 प्लस ई। यहाँ पर आप याद रखिए कि ये एक्सपेरिमेंट का आपने पहली स्टेप है, तो पहली स्टेप होने की वजह से हम इसको λ1 बोल सकते हैं। यानी ये जो वेवलेंथ या ये जो तूले मौज हमको जो मिली, तो ये पहले रीडिंग के लिए मिली या पहले वाइब्रेशन के लिए मिली। पहला वाइब्रेशन मतलब फंडामेंटल वाइब्रेशन के लिए। ओके, अब हम हवा में आवाज़ की रफ्तार यूज़ करेंगे। हवा में आवाज़ की रफ्तार का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू N1 इंटू λ1। क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी N1 लिया है इसलिए वो इस तरीके से हम लेंगे उसको। इसमें आप ये वैल्यू ला के रख दो, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू N1 इंटू λ1 की वैल्यू आएगी 4 टाइम्स L1 प्लस ई। तो ये हमको फॉर्मूला मिला हवा में आवाज़ की रफ्तार का, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, लेकिन पहले कंडीशन के लिए। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला जो है इसको किसी एक जगह पे नोट करके रख देता हूँ। फॉर्मूला जो हमको मिला है वो है v इज इक्वल टू
N1 इंटू 4 L1 प्लस ई। ओके, अब देखिए हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे। हमारा पाइप तो यही वाला रहेगा, लेकिन हम ट्यूनिंग फोर्क जो है वो बदलने वाले हैं। अगर हमने सेकंड ट्यूनिंग फोर्क अगर यूज़ किए जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है, सपोज करो कि ये हमने दूसरी ट्यूनिंग फोर्क यूज़ की है जिसकी फ्रीक्वेंसी N2 है, तो अब यहाँ पर हमको पाइप जो है वो पाइप हमको अब अलग लंबाई वाला जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है। इसका मतलब पाइप की जो लंबाई है वो चेंज हो जाएगी रेजोनेंस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो लंबाई है ये लंबाई है L2 जिसके लिए हमको रेजोनेंस कंडीशन मिली। तो इसके अंदर जो फंडामेंटल वाइब्रेशन की जो फिगर बनेगी वो कुछ तो भी इस तरह से बनेगी, यानी यहाँ पर फंडामेंटल वाइब्रेशन इस केस में इस तरह से होगा। यहाँ इस जगह पर ये एंटी नोड आएगा और ये वाला पॉइंट नोड है। जाहिर है ये फासला जो रहेगा तो ये रहेगा λ/4 और ये छोटा सा जो डिस्टेंस है ये रहेगा E। लेकिन आप लोग यहाँ गौर करो कि फ्रीक्वेंसी हमने N2 लिए, लंबाई जो है वो L2 ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है ये हम λ2 लेंगे, क्योंकि सेकंड हमारा ये स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट का। अब मैं ये तमाम चीज़ों को यूज़ करके इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमको ज़ाहिर है ये मिलेगा λ2/4 इक्वल टू ये लंबाई आ जाएगी L2 और साथ में आएगा E, तो L2 प्लस E। ओके, यहाँ तक आया ध्यान में सब लोगों को। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर हमें क्या चीज़ मिल सकती है। ये आ जाएगा λ2/4 इज इक्वल टू L2 प्लस E, मतलब λ2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स L2 प्लस E। अब आप इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर यूज़ करो, तो हवा में जो आवाज़ की रफ्तार का जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू N2 इंटू λ2, यानी सेकंड कंडीशन में सेकंड मतलब पाइप के लिए। तो यहाँ पर आप λ2 की वैल्यू रख सकते हैं, ये आएगा v इज इक्वल टू N2 इंटू λ2 की वैल्यू है 4 टाइम्स L2 प्लस E। ठीक है, अब आप देखिए कि ये v की कीमत आ गई सेकंड मतलब ट्यूनिंग फोर्क के लिए। ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला सेम है बिल्कुल। तो क्योंकि ये भी v के लिए है और ये भी v के लिए है, मतलब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा N1 इंटू 4 L1 प्लस E इज इक्वल टू, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू N2 इंटू 4 L2 प्लस E, ये सब इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक आया ध्यान में सब लोगों को? आप लोग बराबर हर चीज़ को नोट डाउन करते जाइए। अब आप देखिए इसमें दोनों साइड में हमको 4 नज़र आ रहे हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब अगर 4 से 4 आप लोग देखिए यहाँ पे ये 4 और ये 4 कट जाएगा, बाद में हम ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये 4 से ये 4 को कट कर देता हूँ और ये N1 को अंदर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा N1 इंटू L1 प्लस N1 इंटू E इज इक्वल टू, ऐसा ही उधर हो जाएगा, उधर का भी ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आएगा N2 इंटू L2 प्लस N2 इंटू E। अब हम एक काम करते हैं, इसमें E वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं और बाकी लोगों को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं अगर इस टर्म को इधर ला लेता हूँ, आप लोग देखिए ये वाली टर्म को मुझे इधर लाना है और इस टर्म को उधर भेजना है, ताकि E वाले लोग जो हैं, E वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ हो जाए। तो जब ये टर्म इधर आएगी तो वो माइनस होगी और ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो ये भी माइनस होगी। तो यहाँ बचा हुआ है N1E, वो इधर आया तो वो आएगा माइनस N2E इज इक्वल टू, इस साइड में यहाँ पर पहले से जो है N2 इंटू L2 और ये वाला नंबर उधर जाकर माइनस होगा तो माइनस N1 इंटू L1। ओके, तो आप लोग देखिए बराबर एकदम सुकून के साथ आप हर स्टेप को बराबर नोट डाउन करते जाओ। अब आप लेफ्ट साइड में, इस साइड में आप देखिए कि इनमें से E कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर E कॉमन निकालते हैं, यह आ जाएगा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। ठीक है, और अब आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप के अंदर हम लोग E की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे।
मतलब ये पूरा ब्रैकेट उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये उधर शिफ्ट हो जाता है तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू N2 इंटू L2 माइनस N1 इंटू L1 और अपॉन में आएगा N1 माइनस N2। आप लोग देखिए आपके सामने जो फॉर्मूला है ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला है प्रैक्टिकली, मतलब हमने बाय एक्सपेरिमेंट ये फॉर्मूला जो है ये मालूम किए एक पाइप को यूज़ करके और दो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्स को लेकर। ओके, यानी दो ट्यूनिंग फोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज N1 और N2 है और जिनके लिए रेजोनेटिंग लेंथ जो हमको मिली थी L1 और L2 है रिस्पेक्टिवली, तो उनके लिए फॉर्मूला इस तरह से होगा। ओके, मुझे यकीन है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये जो सफिक्स है इनको पलटाए जा सकते हैं। मतलब अगर आपने ये माइनस साइन ऊपर से कॉमन निकाला और नीचे से भी माइनस साइन कॉमन निकाले तो ये सफिक्स जो है पलट जाएंगे। मतलब आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स भी पलट जाएंगी N2 माइनस N1। यानी न्यूमरेटर में अगर सफिक्स में 1 माइनस सफिक्स में 2 है तो अपॉन में सफिक्स में 2 माइनस सफिक्स में 1 ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये क्लोज पाइप के लिए एंड करेक्शन का के फॉर्मूले हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा ही प्रैक्टिकली मतलब हम ओपन पाइप के लिए भी मालूम कर सकते हैं। आप लोग देखिए एक मामूली सा फ़र्क जो है ओपन पाइप के अंदर आएगा और वो फ़र्क ये है कि ओपन पाइप जो है इट इज़ ओपन एट बोथ एंड, देयरफॉर एंड करेक्शन जो है वो दोनों एंड पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम सबसे पहले मान लो हमने यहाँ पर ये इस तरीके से एक ओपन पाइप लिए, ठीक है, जो दोनों सिरों पर खुला हुआ है, और एक ट्यूनिंग फोर्क लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी N1 है। इस N1 फ्रीक्वेंसी वाली ट्यूनिंग फोर्क को हम वाइब्रेट करके यहाँ जब ओपन एंड पर लाएंगे और इसको जब वाइब्रेट करेंगे तो जाहिर है इसके अंदर यहाँ पे वाइब्रेशंस आ जाएंगे। फंडामेंटल वाइब्रेशन की सूरत में यहाँ पर नोड बनेगा और एंटी नोड दोनों सिरों पर बनेंगे। तो इसमें जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो कुछ तो भी ये इस तरह से बनने वाली है, इस टाइप से। यानी यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा और यहाँ पर ये ऐसे यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखिए इस फिगर को यूज़ करें अगर, तो इसमें ये एंटी नोड है और ये एंटी नोड है, मतलब यहाँ पर ये एंटी नोड है दोनों भी और ये नोड है। तो ये दोनों के दरमियान का जो फासला होगा इट विल बी λ1/2। ओके, λ1/2, क्योंकि दो एंटी नोड्स के दरमियान का फासला λ/2 होता है और ये फर्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट की, इसलिए हमने λ1 ले लिए इसको। अब आप इस साइड में देखिए यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पाइप रेजोनेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी N1, ये मान लो कि L1 है, तो ये हमारा एंड करेक्शन होगा और ये भी एंड करेक्शन होगा। और अब अगर हमने इस फिगर को कंटिन्यू किए, मतलब इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो जो फॉर्मूला हमको मिलेगा, जो स्टेप्स हम ले सकते हैं यहाँ पे, वो आएगा λ1/2 इज इक्वल टू, मतलब ये वाली लंबाई इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस E, मतलब E जो है वो 2 बार आएगा, तो ये हो जाएगा L1 प्लस 2 टाइम्स E। ओके, मुझे यकीन है आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये फिगर की हमको ज़रूरत नहीं है इसमें, तो इसको हम इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए इसमें जब आप ये 2 को शिफ्ट करोगे तो ये आएगा λ1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1 प्लस 2E, ठीक है। अब आप वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी हवा में आवाज़ की रफ्तार यूज़ करो, वो आ जाएगा V इज इक्वल टू N1 इंटू λ1। इसमें आप λ1 की कीमत ला के रख दो, ये आएगा V इज इक्वल टू N1 इंटू λ1 की वैल्यू है 2 टाइम्स L1 प्लस 2E। तो ये हो गई हमारी, सपोज करो, इक्वेशन नंबर 1 पहले रीडिंग के लिए या पहले कंडीशन के लिए या पहले ट्यूनिंग फोर्क के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम ट्यूनिंग फोर्क चेंज करेंगे। जब मैं ये N1 की जगह पर N2 ट्यूनिंग फोर्क लूँगा तो मुझे पाइप की जो लेंथ है वो बदलना पड़ेगा, और पाइप की लेंथ अगर बदलना है तो जाहिर है मुझे रेजोनेटिंग लेंथ कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी, तो सपोज करो कि वो L2 होगी। तो अगर ऐसा होता है तो जब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और पूरा जब डेरिवेशन डबल से दोबारा से रिपीट करेंगे तो हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला मिलेगा V इज इक्वल टू N2 इंटू 2 टाइम्स L2 प्लस 2E। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी।
ओके, मतलब जस्ट बायोलॉजिकल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले वाली जो डेरिवेशन हमने किया उसको देकर हम सेकंड ट्यूनिंग फोर्क के लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे। सेकंड जो है वो क्या है, ये N2 फ्रीक्वेंसी है सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की, और उसके लिए जो रेजोनेटिंग लेंथ है, मतलब उसके लिए जो गुमक की हालत पैदा करने वाली जो लंबाई है पाइप की, वो L2 है। अब आप इन दोनों को मैच करो, क्योंकि दोनों भी V है इसलिए दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। यह आएगा N1 इंटू 2 टाइम्स L1 प्लस 2E इज इक्वल टू N2 इंटू 2 टाइम्स L2 प्लस 2E। ठीक है, अब आप इस स्टेप को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर आप देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसके बाद आप दोनों तरफ के ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये N1 यहाँ L1 के साथ में आ जाएगा, प्लस ये N1 इसके साथ में आएगा, तो N1 इंटू 2E इज इक्वल टू, ऐसे इधर भी करेंगे आप, ये N2 को इधर ला लो तो N2 इंटू L2, और ये N2 यहाँ आ गया तो प्लस N2 इंटू 2E। ओके, अब आप इसमें E वाली टर्म्स को एक तरफ लो और बाकी टर्म्स जो है उनको दूसरी साइड में। चलो देखो, इसमें E वाली टर्म्स को अगर एक जानिब अगर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये E वाली टर्म है, तो हम क्या करेंगे, ये E वाली टर्म को इधर लेकर आएंगे और ये वाली टर्म को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको अगर देखें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स N1E, मतलब ये वाली टर्म, यहाँ मैंने लिख दिया इसको, ये टर्म इधर जब आएगी तो माइनस होगी क्योंकि इधर ये प्लस में है, तो ये आएगा माइनस 2 टाइम्स N2E इज इक्वल टू, उस साइड में ये टर्म पहले से है N2 इंटू L2, और ये वाली टर्म उधर जाके माइनस होगी तो माइनस N1 इंटू L1। ओके, अब आप देखिए दोनों साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में से आप 2 टाइम्स E कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर आपने 2 टाइम्स E कॉमन निकाले तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ पर आप देखिए इसमें अगर मैं ये 2 निकालता हूँ तो 2 टाइम्स E कॉमन निकाले, ये आ जाएगा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा N2 L2 माइनस N1 L1। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आखिरी स्टेप, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो E मालूम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस E को यहीं रहने देंगे और बाकी लोगों को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू N2 इंटू L2 माइनस N1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई, ये 2 भी उधर जाएगा तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा N1 माइनस N2। ओके, तो ये फॉर्मूला हमको मिला एंड करेक्शन का ओपन पाइप के लिए। यानी प्रैक्टिकली अगर हम एक ओपन पाइप के लिए 2 अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क्स N1 और N2 फ्रीक्वेंसी वाले, उनको यूज करके अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको एंड करेक्शन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आप फिर से याद रखिए कि आप अगर ऊपर और नीचे से, मतलब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लो, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा और जो फॉर्मूला आपको मिल सकता है वो कुछ ऐसा मिलेगा, E इज इक्वल टू N1, यानी ये वाली टर्म पहले आ जाएगी यहाँ पर प्लस बनकर, तो N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स N2 माइनस N1। ओके, यानी यहाँ N1 माइनस N2 है तो वो उल्टा हो जाएगा N2 माइनस N1। तो इस तरीके से हम किसी भी ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन मालूम कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, यानी आपको समझ में आ गया होगा और आपने ये अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। ओके, ओपन पाइप का मतलब दोनों सिरों पर खुला हुआ पाइप, और क्लोज पाइप का मतलब ऐसा पाइप जो एक सिरे पर बंद हो और एक सिरे पर खुला हुआ हो। ओके, जब हम ओपन पाइप की बात करते हैं तो ओपन पाइप की बुनियादी तवातीर का जो फॉर्मूला हमको मिलेगा, तो बुनियादी तवातीर का फॉर्मूला आगे हमको जो मिलता है वो है NO इज इक्वल टू V अपॉन 2 टाइम्स L प्लस 2E। ओके, ये बुनियादी तवातीर का फॉर्मूला हो गया ओपन पाइप में। तो जब हम क्लोज पाइप के अंदर बुनियादी तवातीर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको बुनियादी तवातीर का फॉर्मूला मिलेगा NC इज इक्वल टू V अपॉन
4 टाइम्स L प्लस E। ओके, अब आप गौर कीजिए कि इन दोनों फार्मूलों से ही एक फ़र्क ये समझ में आ जाता है कि जो बुनियादी तवातीर ओपन पाइप की है वो क्लोज पाइप के मुकाबले में डबल है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 है और ये डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब ये 2 गुना बड़ी है। ओके, तो हम लोग अगर इस जगह पर अगर हम NO की अगर बात करेंगे तो NO जो है वो हमेशा क्या होगी, डबल ऑफ NC, यानी बुनियादी तवातीर ओपन पाइप की हमेशा क्लोज पाइप के मुकाबले में 2 गुना होती है। या फिर इसी बात को अगर आप बदल कर इधर लिखना चाहो, यानी क्लोज पाइप की तरफ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोज पाइप की बुनियादी तवातीर हमेशा हाफ होती है बुनियादी तवातीर ओपन पाइप से। ठीक है, तो ये हो गई दोनों की तवातीर के ताल्लुक से बात। इसके बाद अगर हम ओपन पाइप की क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करें, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्वालिटी की, यानी उसकी उस आवाज़ के मेयार की अगर हम बात करें, उसकी क्वालिटी की बात करें, तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का साउंड यहाँ पर क्रिएट होगा। जबकि क्लोज पाइप का मामला अलग है, यहाँ पर जो म्यूज़िक या जो साउंड यहाँ क्रिएट होगा उसकी क्वालिटी जो है वो लो होगी, मतलब इसके कंपेयर में। ठीक है, और एक आखिरी बुनियादी जो फ़र्क हम लोग यहाँ ले सकते हैं वो ये है कि ओपन पाइप के अंदर इवन और ऑड सारे हार्मोनिक्स जो हैं, हर तरह के जो हार्मोनिक्स हैं वो इसमें पैदा होते हैं। ओके, ओपन पाइप इज़ ओपन टू ऑल। ओपन पाइप में इवन और ऑड, ताक और जुफ्त सारे हार्मोनिक तैयार होंगे। लेकिन जब हम मामला क्लोज पाइप का लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो हैं सिर्फ वो ही इसके अंदर पैदा होंगे, मतलब पहला हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक, पांचवा हार्मोनिक, सातवां हार्मोनिक, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक पैदा होते हैं और इसमें इवन और ऑड तमाम हार्मोनिक्स जो है वो पैदा होते हैं। आप इन दोनों पाइप्स के दरमियान ये 4 जो बुनियादी फ़र्क मैंने लिखा हूँ इनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मे भी पॉसिबल है ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू।